पंडित नैन सिंह जितने विख्यात एक और खोजी थे, उन्हीं के रिश्ते के भाई किशन सिंह, जो ए के नाम से प्रसिद्ध थे। वे और उनकी टोली के सदस्य तीर्थ यात्रियों का वेश बनाकर कुमाऊं से रवाना हुए। साथ में गुजारे के लिए उन्होंने कुछ रसद भी ले ली थी। उन्होंने बेड़े से ब्रह्मपुत्र को पार कर किया और नदी के बाएं तट पर पड़ाव डाला। उनका इरादा बड़े तिब्बत में स्थित नाम या त्रेंगी नोर झील को शिनाख्त करने का था। यहाँ किशन सिंह ने चांदी के भारतीय सिक्के देकर सोना लिया। सिक्के वे अपनी खोखली वॉकिंग स्टिक में रखते थे, जो इसी काम के लिए उन्होंने विशेष रूप से बनवाई थी। उन्हें पता चला कि झील तक नियमित रास्ता है। रास्ते में उन्होंने गर्म पानी के कई चश्मे देखे। दो में से तो पानी 60-60 फीट ऊंचा उछलता था। पानी नीचे आते आते ठंडा हो जाता और जमकर बर्फ के खोखले खंभों का आकार धारण कर लेता था। खोलते जलकुंडों के चौगिर्दी ऐसे अनेक खोखले बर्फ के खंभे थे। जब वे झील पर पहुंचे, झील जमकर बर्फ की चादर बन चुकी थी, जो 50 मील लंबी और 16 से 25 मील तक चौड़ी थी। बर्फ की एक विशाल अखंड चादर। किशन सिंह ने झील और उसके आसपास के प्रदेश और झील के दक्षिण में स्थित विशाल और भव्य हिमनद का सही सही ब्यौरेवार वर्णन दर्ज किया। मगर दुर्भाग्य से डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया और उनका सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि तंबू भी छीन लिए। टोली को कई रातें खुली बर्फ और भयानक ठंड में गुजारनी पड़ी। जैसे जैसे वे लोग अपनी लासा में पहुंचे, किशन सिंह ने सर्वथा अज्ञात इलाकों में 320 मील लंबे मार्ग का सर्वेक्षण कर डाला था। उनकी दूसरी यात्रा यारकंद और काशगर की थी। गुबोल्क से नोहो के बीच में 240 मील के मार्ग का सर्वेक्षण करते समय एक भी आदमी से उनका आमना सामना नहीं हुआ। किशन सिंह की आखिरी यात्रा बाहरी तिब्बत और मंगोलिया की थी और इसने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। अप्रैल 1878 में दार्जिलिंग से चलकर सीधे तिब्बती पठार और क्युनलुन पर्वतमाला को पार करते हुए वे गोबी मरुस्थल के किनारे तक जा पहुँचे। उन्हें बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। एक बार फिर उन्हें बदमाशों ने लूट लिया और वे बिल्कुल अकिंचन हो गए। फिर भी उन्होंने अपने किस्से का काम अंजाम दिया। रास्ते में एक कबीला उन्हें मिला। इन लोगों ने उनकी इस बात पर खिल्ली उड़ाई कि वे पैदल चलते हैं। उन्हें लाचार होकर घोड़े की सवारी करनी पड़ी, मगर उन्हें तो रास्ते की लंबाई भी नापनी थी। घोड़ा आगे का दायां पैर कितनी बार उठाता रखता है, इनकी गिनती रखकर उन्होंने 230 मील का हिसाब लगा ही तो लिया। लासा में किशन सिंह ने देखा कि जमवा देवता की भीम काय मूर्ति मंदिर के तल मंजिले से आरंभ करके पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक उठती चली गई है और ऊपर उसके सिर पर रत्न जटित टोपी है। चक्करदार सीढ़ियाँ इस प्रकार बनाई गई थी कि यात्रियों को 3 बार मूर्ति की परिक्रमा करनी पड़ी थी। एक बार पैरों की, दूसरी बार छाती की और तीसरी बार सिर की। किशन सिंह ने लौटने के लिए ज़्यादा पूर्वी रास्ता चुना। तिब्बत का पठार पार करके वे पूर्व में चीन की ओर मुड़े और असम के पूर्वोत्तर कोने के पास भारत की ओर बढ़ने लगे। मगर जब वे भारत की सीमा में सिर्फ 30 मील रह गए थे, मिसीमी जातियों की शत्रुता के कारण उन्हें घोर निराशा हुई। निश्चय ही ये लोग अपने इलाके में कदम रखने वाले घुसपैठियों की तरह किशन सिंह और उनके साथियों को मार डालते। इस कारण उन्हें लहासा की ओर मुड़कर लंबा रास्ता तय करना पड़ा और भारत से प्रस्थान करने के 4 वर्ष बाद वे वापस स्वदेश लौटे। यहाँ तो उनके लौटने की आशा ही छोड़ दी गई थी। उनका परिवार टूट चुका था। उनके एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया था। खुद उनका स्वास्थ्य भी जवाब दे चुका था। मगर वे फिर स्वस्थ हो गए और 36 वर्ष तक उन्होंने सरकारी पेंशन का उपयोग किया। समय के गुजरने और अन्य सर्वेक्षकों के काम के साथ किशन सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई, घटी नहीं। पंडित कल्याण सिंह और हरिराम ने भी हिमालय पार की खोजों में महत्वपूर्ण काम किया। कल्याण सिंह ने अपनी डायरी में लिखा है, विशाल और जनभरित नगर में पहुँचे जो चीन की विशाल दीवार के साथ बसा हुआ है और जिसके दरवाजे में से घुसकर भारतीय व्यापारी कैथे या चीन में व्यापार प्रवेश करते हैं। यह शहर था शिलिंग, जहाँ उन दिनों भी जरी, रेशम व गलीचे तैयार किए जाते थे। हरिराम ने 3 सर्वेक्षण किए। पहले सर्वेक्षण में उन्होंने बताया कि केरुन सड्र के उत्तर पश्चिम और उत्तर में ब्रह्मपुत्र या सांगपो तक हिमालयी जल विभाजक का पानी किस तरह बहता है। बाकी यात्राओं में से एक में वे कुमाऊं से त्रादोम जाकर वापस लौटे। दूसरी यात्रा दगमारा से दूध कोसी नदी की राह तिब्बत में गितिंगरी तक थी। वे वैद्य का रूप धारण करके निकलते थे और उनके साथ अनेक यूरोपीय और देसी दवाइयाँ रहती थी। उन्होंने 420 मील जितनी नई राहें नापी, किंतु बड़ा विलक्षण खोजी था।
वास्तव में वह एक चीनी लामा का निरा अपढ़ और प्रशिक्षणहीन नौकर था। उस लामा ने सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रशिक्षण देकर तिब्बत भेजा था। उसने कहा गया था कि वह सांगपो के साथ साथ बहाव की दिशा में चलता जाए, फिर खास किस्म के निशान किए गए लट्ठे उसमें बहाए। असम में नियुक्त पहरेदार उन लट्ठों को आने का इंतजार करते, मगर चीनी लामा यह सब काम करने के बजाय किंतुब से बचकर चंपत हो गया। किंतुब किसी तरह बचकर निकल भागा, मगर जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत आ पहुंचने के बजाय उसने यथाशक्ति वह काम करने का निश्चय किया जो उसके मालिक को सौंपा गया था। अपढ़ होने के कारण वह न तो नोट्स ले सकता था, न नक्शे या स्केच बना सकता था, मगर वह जहाँ जहाँ से भी गुजरा उन स्थानों के नाम और विवरण उसने कंठस्थ कर लिए। वह सांगपो के साथ साथ चलता रहा और भारत के मैदान से 60 मील की दूरी तक पहुँच गया। यहाँ से उसने निशान किए हुए लट्ठे नदी में बहाए, मगर तब तक लट्ठों पर नज़र रखना बंद कर दिया गया था। आखिर वह दार्जिलिंग वापस आ पहुँचा। उसने ओलोन तक सांगपो का मार्ग खोजा था। दूसरे खोजी जहाँ तक जा पाए थे उससे पूरे 100 मील आगे तक। अपने साथ वह 14 स्थलों का विवरण, उनके बीच की अनुमानित दूरी, मठों, फसलों, पहाड़ों और दर्रों आदि के बारे में अत्यंत मूल्यवान जानकारी भी लाया। जंगल में सोते और गांवों में भीख मांगकर पेट भरते हुए उसने यात्रा की थी। कभी वह मजदूरी भी कर लेता था, मगर अपने ढंग से निरंतर संरक्षण कार्य भी करता। सर्वे ऑफ इंडिया ने तो किंतुब के विवरणों का विश्वास किया और इसे निर्विवाद रूप से सिद्ध माना कि सांगपो ही ब्रह्मपुत्र है। मगर भूगोलज्ञ इस पर संदेह करते रहे, परंतु किंतुब की मृत्यु से पूर्व उसकी लाई हुई जानकारी की शुद्धता पूरी तरह प्रमाणित हो गई। सर्वेयर जनरल ने उसे शिमला बुलाकर वहां उसकी 30 साल पहले की महान सेवाओं के लिए उसे सम्मानित और पुरस्कृत किया।